एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज़ कल से रिलेटेड? चलें जी, आए फिर आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। जी पढ़ें जी मेरे साथ साथ। ये काफ़ी सीरियस सवाल है, बड़ा सा सवाल है, तो कंसंट्रेट करो please। जी क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 12 होगा जी आपके पास। बाइनरी लिमिटेड ज़रा रिक्वायरमेंट इसलिए देख लेनी चाहिए ताकि पढ़ते बताओ क्या करना क्या है। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड आइडेंटिफाइंग सेपरेटली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द थ्री मेन प्रोडक्ट्स। फिर नीचे एक नोट भी लिखा है, उसकी जब जरूरत पड़ेगी फिर डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनानी है, और तीन मेन प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी आपने अलग अलग बतानी है, विच मीन्स सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कॉलम्स बन जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्रोडक्ट वाइज कॉलम्स 1 2 3 प्रोडक्ट्स, और सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। वहीं पढ़ें और पढ़ते हुए ज़रा एक फ्लो सा बनाना पड़ता है क्वेश्चन का, कि पहले क्या हुआ, फिर कौन सी प्रोडक्ट बनी, फिर प्रोडक्ट एज इट इज़ सेल हो रही है या फर्दर प्रोसेस हो रही है। तो सारी चीज़ें वही हैं जो हमने डिस्कस की हैं, लेकिन ज़रा डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है इस सवाल में। जी बाइनरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय द नेम ऑफ A, B and C। ये मतलब मैं स्लो कर दो ज़रा आवाज़। इन वन कॉमन प्रोसेस following this process product A and B are sold immediately while C is subjected to further processing. Following information is available for the period ended 30th June 2007 की इंफॉर्मेशन आपको दी गई। तो तीन प्रोडक्ट्स कह रहा है ABC। AB एज इट इज़ इमीडिएटली भेज दी जाती हैं, और C को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। पॉइंट 1, ओपनिंग स्टॉक इन KG। ABC ओपनिंग स्टॉक्स नहीं है। प्रोडक्शन इन KGs, सेल इन KG, सेल प्राइस पर KG। कुछ सी जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ सेल और सेल प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है। चलते जाएं अभी आगे। अच्छा ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इस तरह की छोटी छोटी बातें ज़रा जहन में सोचते जाएं ज़रा। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ए की मैं बात करूँ 335,000 केजीज है, और सेल 285,000 केजीज है, तो इसका मतलब फिर क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ ना कुछ बचा होगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली शायद 50,000 केजीज। क्या ख्याल है? नंबर 2 सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर बता रहा है। अब ये 30 जून 2007 का डाटा चल रहा है। 17.915858 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने का खर्चा। देन पॉइंट नंबर 3, 128,000 केजीज ऑफ सी। अब सी के एंगल से ज़रा और से डाटा देखते रहिएगा। 134,000 केजी सी की प्रोडक्शन थी, लेकिन वो कहता है 128,000 केजीज ऑफ सी वर फर्दर प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब 6,000 केजीज को शायद प्रोसेस नहीं किया, 134 माइनस 128। इसका मतलब सी का शायद एज इट इज स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन 128,000 केजीज फर्दर प्रोसेस हुए, और उसे फिर कन्वर्ट किया गया 96,000 केजीज ऑफ जी में। सी को जब फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है तो 128,000 केजी से प्रोसेसिंग होके 96,000 केजीज ऑफ जी बने, और लग रहा है कि प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के बाद नाम बदल गया सी से जी। एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग फिर बता रहा है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अभी कुछ इंटरचेंजेबल वर्ड्स यूज़ होते हैं,
प्रोडक्शन ओवरहेड सिंपली मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। जिस तरह और से वर्ड सुनिएगा मेरे, जिस तरह प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कैन आल्सो बी कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल भी होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, या आप कह सकते हैं मटेरियल लेबर ऐड होकर प्राइम कॉस्ट बनती है, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरह अगर जस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर्ड बोला जाए तो इट इज़ सिंपली अनदर नेम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, वर्ड्स क्लियर है, ये साथ ज़रा जहन में रख लीजिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 4, 94,000 kgs ऑफ जी was sold ड्यूरिंग द पीरियड। अब 96,000 kgs पॉइंट नंबर 3 में उसने बताए थे कि जी के बने हैं, लेकिन सारे शायद नहीं सेल हुए। 94,000 kgs ऑफ जी was sold ड्यूरिंग द पीरियड, और जी को बेच के जो टोटल रेवेन्यू है वो भी उसने आपको बता दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी वॉज, अब 8,000 kgs ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी भी बता रहा है, जी का ओपनिंग स्टॉक भी है। इसका मतलब 8,000 kgs पड़े हुए थे ओपनिंग, 96,000 और बने, और 94,000 kgs पॉइंट नंबर 4 में बता रहा है कि सेल हुए। तो ज़रा काइंडली कैलकुलेट करके बताएंगे कितना क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में बचा होगा। 8,000 kgs अवेलेबल थे 96,000 और बने, तो ये टोटल हो गए 104,000 माइनस 94,000 kgs अगर सेल हुए तो प्लीज़ कितना स्टॉक बचा होगा। जी बिल्कुल ठीक है, 10,000 kgs। ठीक है, तो ओपनिंग है। ऊपर जो ABC का स्टॉक था वो ओपनिंग ज़ीरो दिया होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट जी है जब वो सी से जी में कन्वर्ट हो रही है तो कुछ ओपनिंग स्टॉक्स भी हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी महसूस हो रहा है। और देन वो कहता है फाइफो मेथड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्राइसिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट जी टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए फाइफो भी है, वेटेड एवरेज भी होता है, दोनों की अपनी डिफरेंट अजम्पशंस हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइफो से कह रहा है, लेकिन हम वेटेड एवरेज भी थोड़ा सा कहीं रिवाइज ज़रूर कर लेंगे डिस्कशन करते हुए। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 में आ जाए, 8,000 kgs ऑफ अ बाय प्रोडक्ट वी आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग। जब फर्दर प्रोसेसिंग हुई, पॉइंट नंबर 3 दोबारा देखें, 128,000 kgs ऑफ सी जब फर्दर प्रोसेस हुए तो 96,000 kgs तो जी के बने, लेकिन वो कह रहा है कि 8,000 kgs ऑफ अ बाय प्रोडक्ट वी इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, और उसको फिर सेल किया जाता है एट द रेट ऑफ एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 पर kg। और ठीक है, वी बाय प्रोडक्ट का कुछ ट्रीटमेंट जेन में है, कल बात हुई थी। बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट तो एलोकेट नहीं होती, लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उसे प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट किया जाता है। तो आगे वो कहता है सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जी। ठीक है, तो जी बनाने के में एक बाय प्रोडक्ट भी बनी, और सेल प्रोसीड्स का फिर ट्रीटमेंट बता रहा है। ट्रीटमेंट दो हैं सेल प्रोसीड्स के, जिसे मैं कल रिकवरी वैल्यू कह रहा था, इसे अदर इनकम भी बना सकते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट भी कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5 की जो सेकंड लाइन जो अभी हमने पढ़ी है, उसमें शायद वो खुद बता रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट कर दें। कल बार मैंने एक आपको नोट भी लिखवाया था, अगर क्वेश्चन में ना भी बताया हो तो नॉर्मल ट्रीटमेंट यही है कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट से ही नेट करेंगे। कुछ याद आ रहा है प्लीज़? और ब्रैकेट में जैसे वैसे ही आपको समझाने के लिए याद दहानी कर दिए, एक ये बताया कि ये उसने बाय प्रोडक्ट का एक ट्रीटमेंट बताया हुआ है। बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो उसे अदर इनकम भी बना सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नेट ऑफ कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन डिफरेंट ट्रीटमेंट हो तो सकते हैं। अगर एग्जामिनर बता दे क्या करना है फिर तो हम वही करेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर ना भी बताए तो नॉर्मली आप प्रोडक्शन कॉस्ट से ही बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू को लेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब तरीका यही होता है कि क्वेश्चंस करते हुए सारा पिछला जो जो हो गया वो सही तरह जहन में रखा जाए, ताकि उसकी बेसिस पे फिर लर्निंग डेवलप होती रहे और नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकें। देन पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी ऊपर पॉइंट नंबर 2 में, इज अपोर्शनड अमंग, डिवाइडेड अमंग, allocated among A, B and C on the basis of weight of output।
जो वज़न होगा आउटपुट का, प्रोडक्शन का, उसके हिसाब से वो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एलोकेट करने को कह रहा है। 3 प्रोडक्ट्स थी इनिशियली, ए बी सी, और वेट का मतलब शायद उनकी क्वांटिटी तो केजीज में दी हुई है, उसके हिसाब से हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पोर्शन करना है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कॉस्ट एलोकेट करने के 2 तरीके हमने मेन पढ़े। क्वांटिटी को भी बेस बना सकते हैं और सेल वैल्यूज एट सेपरेटर पॉइंट को भी बेस बना सकते हैं। यहाँ आप बताएंगे क्वांटिटी को बेस बनाने को कह रहा है क्यू या सेल वैल्यू एस, शॉर्ट वर्ड्स में बता दें। ये पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? तो पर केजीज में वेट दिया हुआ है, तो हम अकॉर्डिंगली केजीज मींस क्वांटिटी को बेस बना लेंगे। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत थोड़े से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन चलें, बाकी शायद यही कहना चाह रहे हैं। जी नंबर 7, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है नीचे रिक्वायरमेंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम वगैरह के बाद फिर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ये है कि हम प्रोडक्ट वाइज ये वर्किंग करें, इसलिए वो कहता है सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 25 लाख तो हैं इनका ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन इनको फिर प्रोडक्ट वाइज अगर एलोकेट करना है तो उसका भी एक तरीका बता रहा है। दीज आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। अच्छा, ये छोटी सी चीज़ ध्यान में रखें, हम जो जॉइंट कॉस्ट कह रहे होते हैं, तो जॉइंट कॉस्ट में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एलोकेट करने के हमने 2 तरीके पढ़े, क्वांटिटी बेसिस एंड सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट बेसिस। अब ये सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ इसलिए डिवाइड होने हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और उसका तरीका वो ये कह रहा है कि जितनी मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें सेल वैल्यूज़ को बेस बना के आपने इस 25 लाख को एलोकेट कर देना। तो फिर वो जब सेल वैल्यूज़ आएंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं डिस्कस करूँगा कि उसकी बेस पे कैसे एलोकेट किया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 4 में अब क्या लोग कैलकुलेट करना है, ये तो बड़ा भी क्वेश्चन करते हैं तो फिर पता चलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, सेल सोल्ड क्वांटिटी दी हुई, रेवेन्यू दिया हुआ है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो फिर अभी हम देखते हैं। मैंने तो इनिशियली भी क्वेश्चन आपके सामने ज़रा रख लिया है, थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दिया, बाकी भी इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। ठीक है प्लीज़। चलें, ये क्वेश्चन यही था, इसमें अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। थोड़ा सा फ्लो ये है इस क्वेश्चन का कि प्रोडक्ट्स हैं, इनिशियली प्रोडक्ट्स थी ए बी एंड सी। फर्स्ट पैराग्राफ देखा जाए तो ए एंड बी ने तो एज इट इज सेल हो जाना, लेकिन फिर मेन इशू चला है सी का। सी से एक प्रोडक्ट जी बनती है और उसी प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट भी बन रही है। फिर उस बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बताया हुआ है, जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है वो बताया हुआ है। तो आप इस तरह करें, ज़रा फर्स्ट पेज पे आ जाएं, ज़रा रजिस्टर खोल लें। क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, फिगर्स ज़्यादा हैं और सारी फिगर्स समझ के लिखने वाली हैं, तो फुल ज़रा काइंडली इन्वॉल्व रहिएगा। कैलकुलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी बार 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 बार, तो कैसे वर्किंग हो रही है, क्यों हो रही है, ये काइंडली सब लोग साथ साथ सोचिएगा सही ज़रा मेरा। जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, बिजनेस नेम अवेलेबल हो तो ज़रूर लिखना चाहिए, बाइनरी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, रिक्वायरमेंट में ऐसे स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन ऊपर साइड लाइन में बताया हुआ, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2007। अच्छा सवाल है, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको, इधर आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, हाउ टू हैंडल। जी प्रोडक्ट वाइज हमने बनाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सेपरेटली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईच मेन प्रोडक्ट। जी अब आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा क्वेश्चन आपने पढ़ा है, दोबारा आपके सामने है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईच मेन प्रोडक्ट। आप बताएंगे किन प्रोडक्ट्स के लिए कॉलम बनाऊं, थोड़ी सी ज़रा हेल्प करें, किन प्रोडक्ट्स को बेच के प्रॉफिट होना है। किन के लिए कॉलम बनाऊं? जी ए बी एंड सी कहा जा रहा है मुझे, ए बी एंड सी। थोड़ा सा और गौर से अगर डाटा देखें आप तो ठीक है बेटा, ए बी सी जो है
ये इनिशियली प्रोडक्ट्स बन तो रही हैं। जी जी जी, वही मैं चाह रहा हूँ, ज़रा इंडिविजुअली ज़रा सोचना शुरू करें। ए और बी को तो सेल करके अकॉर्डिंगली पैसे कमाए जा रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट है या लॉस वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो सी है, सी ने एज इट इज सेल नहीं होना, सी को पहले फर्दर प्रोसेस किया जाता है और उसे जी में कन्वर्ट करके बेचा जाता है। तो सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन से वर्ड सुने, सी जो है वो सॉर्ट ऑफ एक रॉ मटेरियल की तरह है, जो शायद पहले खुद से ही बनाना है। ऑब्वियसली नॉर्मली रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, लेकिन पहले सी बनाना है और फिर सी को फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट का नाम जी हो जाना है। और सी एज इट इज़ नहीं बेच रहे, सी को जी में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट जो है वो सी बेचने से नहीं आएगा, वो फिर जी को बेचने से आएगा। हम इस तरह करते हैं, ज़रा बात ज़रा थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। इससे पहले कि हम कॉलम्स बनाएं, वर्किंग करें। जी बिल्कुल सही है जी, सी सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग जी विच इज़ अ फिनिश गुड्स। हाँ डेफिनेटली देखा जाए तो इनिशियली सी भी एक फिनिश गुड्स है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ जी, सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल। आप इस तरह करें, ज़रा फर्स्ट पेज छोड़ दें पूरा, फिगर्स ज़रा ज़्यादा हैं, साफ़ सुथरी ज़रा वर्किंग कर लीजिएगा। पहले आए ज़रा ये जो डाटा हमने पढ़ा है, इस डाटा की बेस पे ज़रा एक छोटी सी डायग्राम्स बना लेते हैं, जिससे ज़रा बात को ज़रा पहले सही तरह से समझने में आसानी हो जाए। और आप साथ साथ लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, पहले बात ज़रा पूरी सुन लीजिएगा, क्वेश्चन साथ रख के मैं बात करता हूँ। और वर्किंग में आ जाए, ज़रा वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ बना लें, या सिर्फ वर्किंग्स की हेडिंग लिखना है, बाकी फिर पहले मैं बना दूँ, या वर्किंग वन चला। कि आपसे हेल्प ज़रा रिक्वायर्ड होगी मुझे, मैं मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की उसको ज़रा अरेंज करके आपके सामने लिख देता हूँ। इनिशियल प्रोसेस है, ये ज़रा दबाव बंद कर दीजिए। इस प्रोसेस में इनिशियली ए, बी एंड सी, इनिशियल तीन यही प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा सा मैं बना दूं, फिर आपसे ओपिनियन लेता हूँ, आप मेरे साथ साथ रहिएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ, तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम मैंने लिखे हैं ए, बी एंड सी। बाकी डेफिनेटली बहुत सी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं प्लेस कर देता हूँ मैक्सिमम जितनी हो सकती है, ताकि वो सारा फ्लो बन जाए। आप ज़रा पॉइंट नंबर 2 देखें, और उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, 17915,800। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो फिगर है पॉइंट नंबर 2 में, ये जॉइंट कॉस्ट है? यस नो में करनी प्लीज़, जल्दी से आंसर। और नीचे इसी को पॉइंट नंबर 6 में देखा जाएगा, तो पॉइंट नंबर 6 में फिर यही बताया हुआ है कि इसी को हमने अपोर्शन करना ए, बी एंड सी में। तो 17915,800, कुछ मैं एक दो फिगर्स भी लिख दूँ। तो इस प्रोसेस में 17915,800 मेरा ख्याल है यही फिगर है शायद। ये कॉस्ट हमारी इंकर हुई, जिससे डेफिनेटली पोर्शन होना है, तो उसकी फिर मैं बात करता हूँ, अभी आपसे वर्किंग करवाता हूँ। 17915,800। सेकेंडली थोड़ा सा अगर हम क्वांटिटीज वाइज भी लिख लें, इस कॉस्ट के इंकर होने से बना क्या, ए बी सी बने। इनिशियली ए बी सी की प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर करके हमने ये प्रोडक्शन की 335,000 केजीज, 295,000 केजीज एंड 134,000 केजीज। अच्छा, अब डेफिनेटली ये हमारी वर्किंग है, इसमें क्या कुछ लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये डेफिनेटली अपनी अपनी चॉइस होगी। मैं इस वक्त ज़रा कंप्रीहेंसिवली बात इसलिए करना चाहूँगा, और कि ताकि बात पूरी पिक्चर सामने आ जाए और उसके बेस पे फिर हम अपनी वर्किंग कर लें। लेकिन डेफिनेटली ज़रूरी भी नहीं है ये डायग्राम, लेकिन बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि फ्लो बनाने में ज़रा आसानी रहती है। जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बाकी डेफिनेटली क्वांटिटी सेल सोल्ड और है, वो जब हम वर्किंग कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो डेफिनेटली उसमें फिर अभी और चीज़ें भी लिख लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई जी सारी? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ए और बी जो है, इसने तो एज इट इज़ ही सेल होना है, प्रोडक्ट ए और बी ने, सेकेंड लाइन। लेकिन सी की फर्दर प्रोसेसिंग होनी है। अब सी की लेकिन जब फर्दर प्रोसेसिंग हुई, तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नंबर 3,
सारी क्वांटिटी जो है वो प्रोसेस नहीं हुई, 128,000 केजीज को बस फर्दर प्रोसेस किया गया। इट ऑब्वियसली मीन्स, अब यहाँ से ऑनवर्ड बहुत कंसंट्रेशंस देखिएगा ज़रा फिगर ज़्यादा हो जाएंगे। इट ऑब्वियसली मीन्स 134,000 बने और 128,000 केजीज को फर्दर प्रोसेस किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 केजीज हमारे पास स्टॉक में होंगे सी के। ओपनिंग नहीं था, रॉ मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल कह लें या सी चलें, इनिशियली सी के एंगल से बात कर लेते हैं। इसका ओपनिंग नहीं था, 134,000 केजीज बने और अगर 128,000 केजीज फर्दर प्रोसेस हुए हैं तो इसका मतलब 6,000 केजीज फिर हमारे पास इन हैंड होंगे। और 128,000 केजीज जब फर्दर प्रोसेस हुए तो इस फर्दर प्रोसेसिंग के नतीजे में दो चीज़ें हमें कही जा रही हैं कि बनी, दैट इज नंबर एक, पॉइंट नंबर 3 फर्स्ट लाइन, 128,000 केजीज फर्दर प्रोसेस होके 96,000 केजीज ऑफ जी में कन्वर्ट हुए। लेकिन बेटा इसी में फिर नीचे एक पॉइंट नंबर 5 भी बताया जा रहा था मैं कि 8,000 केजीज ऑफ अ बाय प्रोडक्ट वी भी बनाई गई, बी भी बनी ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो प्रोडक्ट वी है बाय प्रोडक्ट, ये जॉइंट प्रोसेस से नहीं बनी हुई लग रही अकॉर्डिंग टू पॉइंट 5। ये फर्दर प्रोसेसिंग के नतीजे में सी को जब जी में कन्वर्ट किया गया तो फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट वी भी बनी साथ जी के। तो जब 128,000 केजीज फर्दर प्रोसेस हुए तो उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 96,000 केजी जी के बने अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, 96,000 एंड 8,000 केजीज वी के बने। और वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले बताया था, एग्जामिनर ही बताएगा कि कौन सी बाय प्रोडक्ट्स हैं कौन सी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 8,000 वी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन इन फिगर्स में? ऑब्वियसली अब ये क्वांटिटी सारी केजीज में ही है इस क्वेश्चन में। देन थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर लें अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 3 में ज़रा वापस अगर आया जाए, फिर हमें ये भी बताया हुआ है कि फर्दर प्रोसेसिंग पे कॉस्ट कितनी इंकर हुई है। पॉइंट नंबर 3 सेकंड लाइन, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये जो दो फिगर्स हैं, डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, ये फिर सी को जब जी में कन्वर्ट किया गया तो फर्दर प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो फर्दर प्रोसेसिंग हुई इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई 558,500, तब ये रुपीज़ हैं। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेफिनेटली मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके रुपीज़ कॉस्ट आई 244,700। इसको ज़रा मेंशन भी कर लेते हैं, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आई जी। अब अगर इन दोनों को ऐड अप कर लें तो ये टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ तक हो जाएगी। ये अगर टोटल कर लिया जाए, ये बिल्कुल ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। 803,200, दिस इज टोटल, डेफिनेटली इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन ये फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो इसका एक टोटल हो गया। ठीक है जी, प्लीज़ कोई कन्फ्यूजन इसमें? देन उसके बाद और अगर आगे बढ़ते जाएं तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है जिसे शायद लिख लिया जाए तो अच्छा है। पॉइंट नंबर 6 में अगर नीचे आए, सॉरी 5 में, तो जहाँ ये बाय प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है तो उसमें फिर ये बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है कि इसे एडजस्ट करना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जी से। तब इसकी 1 केजी की रिकवरी वैल्यू है 10 रुपये। तो अगर 8,000 केजीज हैं तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ ज़रा फुल कंसनट्रेट कीजिएगा, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय, या चलें पहले आप एक चीज़ बताएं ज़रा, ये जो अभी क्वेश्चन हमें पड़ा, ये जो बाकी मैं इसकी वर्किंग करता हूँ, ये जो बाय प्रोडक्ट है इसकी रिकवरी वैल्यू मैं यहाँ से लेस करूँ, मीन्स फर्दर प्रोसेसिंग से, या इसको यहाँ से लेस करूँ जॉइंट कॉस्ट से? जी, एफ मीन्स फर्दर प्रोसेसिंग और जॉइंट कॉस्ट मीन्स जे। ज़्यादा तो लिखना चाहे ना लिखें आप।
जी जज़ाकल्लाह फॉर द पार्टिसिपेशन। लेकिन बेटा ठीक है, तकरीबन सब लोगों ने बताया, वैसे तो एग्जामिनर ने भी बताया हुआ है, मेरे वर्ड्स आप गौर से सुने। अगर तो बेटा डेफिनेटली कुछ बाय प्रोडक्ट यहाँ बने ना, जॉइंट प्रोसेस में कोई बाय प्रोडक्ट बने, तो ऑब्वियसली उसकी फिर रिकवरी वैल्यू जॉइंट कॉस्ट में से लेस होनी चाहिए और फिर वो नेट जॉइंट कॉस्ट अकॉर्डिंगली एलोकेट होनी चाहिए। लेकिन ये जो बाय प्रोडक्ट है ये बन रही है फर्दर प्रोसेसिंग में, फर्दर प्रोसेसिंग में बन रही है, देयर फॉर फिर इसकी जो रिकवरी वैल्यू है वो भी फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में से लेस होनी चाहिए। ठीक है प्लीज़, ये बात समझ आ गई प्लीज़ जिन हजरात ने मुझे जे कहा था। डेफिनेटली जो हमने इनिशियल सिनेरियो किया था उस वक्त मैं इनिशियल सिनेरियो में क्या बात कर रहा था कि जॉइंट प्रोसेस से अगर कोई बाय प्रोडक्ट बन रही है तो डेफिनेटली उसकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से लेस करेंगे, लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक बाय प्रोडक्ट बन गई है तो उस जिस प्रोसेस में बनी है बाय प्रोडक्ट उसी प्रोसेस के खर्चे में से माइनस होगी। ठीक है जी प्लीज़, जिन हजरात ने जे कहा था मीन जॉइंट प्रोडक्ट, वो भी ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट बन रही है तो अकॉर्डिंगली फिर इसे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में से लेस होना चाहिए। और अगर ये जॉइंट प्रोसेस से बनती बाय प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली फिर इसको जॉइंट कॉस्ट में से ही माइनस करके नेट कॉस्ट फिर एलोकेट होनी चाहिए थी। ठीक है प्लीज़, तो मीन्स सिंपली लेस रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड रिकवरी वैल्यू बाय प्रोडक्ट की वर्किंग में छोटी सी आपके सामने लिख देता हूँ। 8000 क्वांटिटी है, 10 रुपया पर केजी बताया हुआ है, इट मीन्स 80,000 रुपीज़ की बात हो रही है। और 80,000 रुपीज़ मैं लेस कर रहा हूँ, एक अकाउंटेंट बन के ज़रा एंट्री रिवाइज कर लें जहन में, कल हमने शायद लिखी तो थी। कैश रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच एवर यू वांट टू यूज़ द वर्ड, तो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, विच मीन्स नेट करके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारी 803,200 माइनस 80,000 723, शायद चेक कर लीजिएगा ज़रा, 723,200 हो रह जाएगी। ये ज़रा 803,000, ये भी ज़रा चला के चेक कर लेना था, वैसे ही तो सही चल रहा है उधर लैपटॉप वगैरह से। ठीक है जी प्लीज़, एनी कन्फ्यूजन दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। चलें फिर काइंडली यहाँ तक आप भी नोट कर लें, बाकी डेफिनेटली कुछ सेल वगैरह का डाटा है वो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए लिख लेंगे। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो तो सारी कुछ आपके सामने इस तरह से आ गई है। कंप्लीट करके मुझे काइंडली बता दें। नहीं आपको ये आपको पीडीएफ जो शेयर हुआ ये बुक के पीडीएफ है, बुक में पेजेस हैं ये सारे, बुक का भी ज़रा पता कीजिएगा आज उस्मान साहब से। तो ये जो पेजेस हैं ये बुक के पेजेस हैं, तो अगर आपने कॉपी करवाने हैं तो करवाए जा सकते हैं, सेम पेजेस हैं ये। ठीक है, यही यही क्वेश्चन था, ये कुछ और है। बाकी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आज बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई डिस्पैच वगैरह भी करवाते हैं, उसके लिए भी आज प्लान फाइनल करते हैं, ज़रा देखते हैं फिर ज़रा अभी ज़रा जहन में रख लीजिएगा। जी मैडम मैं भी इधर चेक करवाता हूँ, मुझे कहा तो उन्हें यही था कि बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, ज़रा मैं चेक करता हूँ। आज मैं दोपहर तक फाइनल करवाता हूँ ज़रा।
जी मैम, वेटिंग फ्रॉम योर साइड जी, अगर आपने नोट कर लिया। ये मुबीन ज़रा काइंडली कोई नंबर इनके साथ शेयर कर दें, ज़रा देखना फीस के हवाले से, या मेरी बात करवा दीजिएगा दोपहर को। हाँ, नंबर दे दें। मुबीन बैठा होगा। जी प्लीज़, सबने लिख लिया? एनी कन्फ्यूजन इन दिस डायग्राम? रह तो नहीं गया प्लीज़? चलें जी, आए अब सबका ये फाइनल है जी कि तीन मेन प्रोडक्ट्स के नाम ए बी और जी हैं प्रॉफिट के एंगल से। डेफिनेटली सी भी प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन सी से जी बना के अल्टीमेटली सी की बजाय जी को बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो फिर हमारे तीन कॉलम हो जाएंगे। आ जाए फर्स्ट पेज पे, ए बी एंड एंड जी। एनी कन्फ्यूजन? शुरू करें जी अब। ए बी एंड जी। वो शुरू हुई हैं अपनी क्लासेस, वही जो ईद के बाद होनी थी, शाम वाली, पुराने अकेडमी वाली। जी करें बेटा स्टार्ट। फिगर्स काफ़ी सारी हैं, साथ साथ रहिएगा, सब सॉल्व कीजिएगा। रेडी? यही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है। सेल, सबसे पहले सेल कैसे आती है? सेल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो एक अगर एंगल से बात करें तो सेल के केजीज दिए हुए हैं और पर केजी सेल प्राइस दी हुई है। सही वर्किंग है? फॉर मीन्स टू से 285,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 30.85, अप्रॉक्सीमेटली आंसर 8792। मैं फिगर्स लिखता जाऊंगा, आप चाहे मेरे फिगर्स ना बताएं, लेकिन प्लीज़ सॉल्व करके ज़रूर चेक करते रहिएगा। 8792,250। ओके है प्लीज़? ये बस ये बताते रहिएगा, बात समझ आ गई? इसी तरह बी की सेल भी निकाली जा सकती है पॉइंट वन में, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अच्छा, सारी वर्किंग अब लिखना ज़रूरी नहीं, मैंने एक वर्किंग लिख दी है बी की, अगर आप बाकी भी लिखना चाहें गलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम वेस्टिंग है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। तो बी की सेल 212,000 मल्टीप्लाई 40.38, मेरा ख्याल है कि 8560 एंड 560 समथिंग बनेगा। ठीक है फिगर? ठीक है ठीक है ठीक है प्लीज़। देन एक मिनट लिखने से पहले, सी की सेल नहीं है, सी तो फर्दर प्रोसेस होनी है। जी की जो सेल वैल्यू है वो उसने पॉइंट नंबर 4 में हमें खुद ही टोटल बता दी है, 3,003,300। जो 94,000 केजी से उसकी उसने टोटल रेवेन्यू की फिगर खुद ही बता दी है। ऑब्वियसली वो अगर चाहता तो सेल प्राइस बता सकता था पर केजी। अब हमें अगर क्वांटिटी सोल्ड पता है, सेल वैल्यू पता है, हमें ज़रूरत पड़े तो हम सेल वैल्यू पर केजी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ फिगर गिवन है, जो मैं अगर लिख दूँ तो ओके है प्लीज़? अब बता दें सेल्स की फिगर्स में कोई कन्फ्यूजन?
समझ आ गया? प्लीज नोट कर लें जरा। जी चलो आगे। सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की डेफिनेटली वर्किंग होती है, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ें बना के बेची जा रही हैं या ख़रीद के बेची जा रही हैं? ट्रेडिंग टी या मैन्युफैक्चरिंग एम? प्लीज़ 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 प्लीज़। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो देयर फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग से मिलाएं जी, जज़ाकल्लाह। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस किया जाता है। ठीक है प्लीज़ सुने अब गौर से। सबसे पहले अब क्या चाहिए होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जी ए बी जी फाइनली फिनिश गुड्स हैं। पॉइंट वन देखें तो ए और बी का तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जी का है, लेकिन डेफिनेटली अब जी फिनिश गुड्स नहीं है। जी तो सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जी है, तो उसकी बात मैं बाद में अभी करता हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए और बी ज़ीरो है, लेकिन जी का ओपनिंग स्टॉक, अच्छा सी का ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, लेकिन हम तो इस वक्त जी के एंगल से अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में नजर आए। जी का ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी है 8,000 और उसके रुपीज़ उसने खुद दिए हुए 172,800। और ठीक है प्लीज़, तो 172,800 अगर मैं जी का ओपनिंग स्टॉक लिख दूं, ए बी का डैश लगा दूं, तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं प्लीज़ हो जाएगी? एनी कन्फ्यूजन इन दिस? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जी जो है वो फाइनली फिनिश गुड्स हैं और सी जो है वो तो सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जी है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस फिगर? मिल गया डेटा? बताते जाए ना यार, साथ साथ आगे आगे बढ़ता जाऊँ फिर मैं। एनी कंफ्यूजन? बढ़े आगे फिर। थैंक यू दीपू। देन बेटा उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या वर्ड लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो चीज़ें बनाई हैं उनकी कॉस्ट चाहिए अब हमें। इन अदर वर्ड्स ए जो बनाया है उसकी कॉस्ट चाहिए, बी की जो प्रोडक्शन को हुई है उसकी कॉस्ट, और जी को बनाने का खर्चा अब हमने ढूंढना है। ठीक है प्लीज़, अब फुल कंसंट्रेट वंस अगेन। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या डाटा में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। आए कंसंट्रेट फुल कर दें ज़रा। जी पॉइंट नंबर 2 ज़रा बेटा देखें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, लेकिन ये किस किस को बनाने का खर्चा है? ये तो ए बी और सी को फिलहाल बनाने का खर्चा है। और क्या जी को बनाने में कुछ फर्दर खर्चा भी हुआ है? जी फर्दर खर्चा भी है। तो ए और बी का सारा खर्चा तो पॉइंट नंबर 2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही होगा। जॉइंट कॉस्ट डायग्राम देखें, ए और बी ने तो एज इट इज सेल हो जाना, तो जॉइंट कॉस्ट में ही उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है। लेकिन जो जी है अल्टीमेटली जी, उसमें पहले सी बनाने का खर्चा भी आएगा और बाद में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड होगी। तो क्या अब इस वक्त हमें कोई वर्किंग करके एलोकेशन टेबल बनाना पड़ेगा? रिक्वायर्ड है जी, प्लीज़ आंसर आपसे यस नो। क्या अब हमें एलोकेशन टेबल की ज़रूरत महसूस हो रही है, ताकि हम क्या करें, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे इनिशियली ए बी और सी में डिवाइड कर दें,
और डेफिनेटली बाद में हमें जो सी की कॉस्ट आएगी तो उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके अपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी बनानी पड़ेगी। तो ये वर्किंग शायद सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो आ जाए वर्किंग नंबर 2 एक करते हैं, और क्या करने लगे हैं उसकी एक हेडिंग बना लेते हैं। जी उमर ठीक कह रहे हैं, जजाकल्ला। आए ज़रा वर्किंग लिख के कर लेते हैं। तो वर्किंग नंबर 2, एलोकेशन टेबल। और ये एलोकेशन टेबल बनाते हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। नीचे पॉइंट नंबर 6 में बता रहा था वेट ऑफ आउटपुट, और वेट ऑफ आउटपुट इस क्वेश्चन में केजीज की शक्ल में है, इसलिए हम केजीज मीन सॉर्ट ऑफ यूनिट्स को बेस बना रहे होंगे। ठीक है प्लीज़। तो साथ साथ अगर मेंशन कर लें तो बाद में तो जहन में रहेगा। वेट ऑफ आउटपुट जी। अब ये जो फिगर्स मैं लिखने लगा हूँ ये आपके पास सारी वर्किंग्स में है, इसलिए मेरी सजेशन ये है कि पहले फिगर्स ढूंढ लीजिएगा ज़रा, और कॉलम्स टेबल के कॉलम ज़रा जहन में लाइएगा। तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेने हैं। तो इनिशियली प्रोडक्ट्स के नाम ए बी सी ही हैं, डायग्राम देखना ज़रा इनिशियली। सेकेंड कॉलम में आपने हमेशा यूनिट्स प्रोड्यूस लिखने हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे इंकर होती है, याद रहेगा प्लीज़। अब ये क्वांटिटी कितनी कितनी बनी हुई है, सी का अगर ओपनिंग होता भी तो उसका जी के ओपनिंग से तो ताल्लुक नहीं है ना। सी का अगर ओपनिंग होता तो वो रॉ मटेरियल का ओपनिंग होता, तो वो डेफिनेटली फिर रॉ मटेरियल के ओपनिंग की तरह ट्रीट होता। लेकिन यहाँ तो अपने फिनिश गुड्स का ओपनिंग लिखना है, तो जी का ओपनिंग लिखना है। ठीक है मिस्टर उस्मान जी। सर डायग्राम देखें, डायग्राम के मुताबिक प्रोडक्शन कितनी लिखूं, 335,000, 295,000 एंड 134,000। ठीक है प्लीज़ जी। क्योंकि यूनिट्स ही का बेस बनाना है, केजीज में वेट को ही बेस बनाना है, इसलिए यहीं से टोटल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई एलोकेशन टेबल खास डिफिकल्ट नहीं है, और इसी टोटल से फिर एलोकेशन हो जाएगी। तो एलोकेशन किस अमाउंट की करनी हमें, 17,915,800। ठीक है प्लीज़, बनाएं वर्किंग और एलोकेट कर दें। कोई कन्फ्यूजन प्लीज़ अगर है तो। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। 764,000 शायद ये टोटल बनता है, तो वर्किंग कर दें। कल तो अगर आप रिकॉल करें, कल वाले क्वेश्चन में तो बड़े लंबे लंबे हम टेबल्स और कॉलम्स बना रहे थे। कल वाले क्वेश्चन में कौन सा एलोकेशन मेथड था, वो था सेल वैल्यू मेथड, और उसके लिए हमें फिर सेल वैल्यूज़ बनानी पड़ी, फिर फर्दर प्रोसेसिंग भी हो रही थी, तो सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट निकालना पड़ा। यहाँ क्योंकि सिंपली क्वांटिटी को बेस बनाना है, इसलिए एलोकेशन शायद 2 कॉलम्स में ही कंप्लीट हो रही है। डिफरेंस जहन में रखिएगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्नैरीज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी प्लीज़। जी मैं लोकेटेड फिगर्स लिख रहा हूँ, डेफिनेटली आपको टाइप करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो बस मेरे से मैच कर लें। कोई मेरी वर्किंग में या कॉन्सेप्चुअली कोई इशू अगर है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। 7855 750 6 9 1 7 750, एंड शायद लास्ट वन 3142 300। जी थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन प्लीज़। जी देख लीजिएगा मेरी फिगर्स, ठीक है। जी थैंक यू वेरी मच।
जज़ाकल्लाह जी। एनी कन्फ्यूजन प्लीज फाइनली? अब ये जो फिगर्स आई हैं इनके कोई नाम, पिछले 2-3 दिनों से मैं नाम भी लिख रहा था, लिखना चाहें दोबारा लिख लें, लेकिन एटलीस्ट जहन में ज़रूर लाएं। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस विच इज़ इन फ्रंट ऑफ ए बी एंड सी? इट इज़ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू ए बी एंड सी। लेकिन अब ज़रा डायग्राम देखी जाए तो शायद जो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए एंड बी है वही इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है, लेकिन जो सी की प्रोसेसिंग कॉस्ट, सी की एलोकेटेड शेयर ऑफ कॉस्ट की फिगर है, ये अभी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सी तो है लेकिन अभी जी की नहीं है, तो उसकी मैं बात फिर बाद में करता हूँ। क्या मैं ए और बी की एज इट इज फिगर्स, ए और बी की एज इट इज फिगर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के सामने लिख सकता हूँ? एक वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दे रहा हूँ जी, लिख सकता हूँ प्लीज? देख लें डायग्राम, देखें डायग्राम हेल्पफुल हो जाती है। 7855 750 बी 6917 750, ठीक है। और कंसंट्रेट ज़रा, क्या मैं 3142 300 को एज इट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी कह दूं? इसका जवाब दें ज़रा, यस नो। ये तो अभी सिर्फ सी को बनाने का खर्चा आया है, तो हमने तो जी को बनाने के खर्चे तक पहुंचना है, इसलिए अभी ये फिगर काइंडली जी के कॉलम में ना लिखें, हम जी के एंगल से अभी एक वर्किंग नंबर 3 और कर लेते हैं ताकि हम सी से जी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लें। लेकिन काइंडली प्लीज ए और बी में जो मैंने फिगर्स लिखी हैं ये ओके, वहाँ फिर वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस लिख लें, वो फिर अभी हम करते हैं ताकि हम जी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुँच सकें। यहाँ तक इकट्ठे हो जाए आप लोग भी, एनी कन्फ्यूजन? ये कंप्लीटेड है, चलो आगे फिर मैं आ जाए वर्किंग नंबर 3। एक हेडिंग बना लें वर्किंग नंबर 3 में। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी। अब ये बेटा वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा ज़रा इसको करते हुए हम ज़रा कुछ पुरानी चीज़ें भी रिवाइज कर लें, तो फुल कंसंट्रेशन से मेरे साथ ज़रा इन्वॉल्व रहिएगा। अब अभी एक फिगर आई है वर्किंग नंबर 2 में सी की, यह है सी को बनाने का खर्चा, सी के 134,000 केजीज को बनाने का खर्चा। लेकिन हम वर्किंग नंबर 3 में अब करना चाहते हैं ये कैलकुलेट कि अल्टीमेटली जी को बनाने का टोटल खर्चा क्या है। तो मैं ज़रा चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़रा हम सॉर्ट ऑफ रिवाइज कर सकें। अब जो सी है इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़रा ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं उसे रॉ मटेरियल से, और इस केस में अब सी के एंगल से, सॉरी जी के एंगल से सी इज अ रॉ मटेरियल। एनी कन्फ्यूजन? तो आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिएगा, पहले लिखने की जल्दी ना करें, लिखने के लिए इंशाल्लाह बहुत टाइम आएगा जी। एनी कन्फ्यूजन? साथ साथ रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, प्लस माइनस, यस नो। अब नेक्स्ट वर्किंग देखें जरा, है नहीं या नहीं है या नहीं है, मैं जरा बात पूरी करना चाह रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सी है, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं, अगर होता तो यकीनन मैं उसको लिखता,
सी का ओपनिंग नहीं है। कहाँ लिखा हुआ था? पॉइंट नंबर 1, सी का ओपनिंग नहीं है। इट मीन सी एज अ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक अगर होता तो यकीनन जी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में उसको प्रेजेंट होना चाहिए था, डैश लगाया मैंने। लेकिन नॉर्मल वे क्या होता है, या नॉर्मल क्या है जो हमने पहले पढ़ा, नॉर्मली रॉ मटेरियल खरीद के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ शायद जी को एज अ रॉ मटेरियल पहले खुद ही बनाया जा रहा है और फिर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो रादर देन परचेजेस, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी लिख दूँ, सॉरी सी लिख दूँ, सॉरी ये सारी बहस अब सी है, वैसे ऊपर लिखा हुआ मैं जस्ट टू एम्फोसाइज। तो रादर देन परचेज ऑफ सी, हमने गुड्स को सी को भी बनाया है, और ये जो कॉस्ट है 134 वन सॉरी 3,142,300, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सी को बनाने का खर्चा है रादर देन खरीदने के खर्चे के? जी प्लीज, एनी कंफ्यूजन? यस, नो, प्लीज प्लीज। देन प्लीज डायग्राम, क्या कुछ स्टॉक ऑफ सी बचा? जी प्लीज, बचा। कितना बचा? 6,000 के जी बचा। 8,000 सॉरी 1,28,000 के जी फिर फाइनली कंज्यूम हुआ। तो हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना था। 6,000 के जी जो बचा उसकी मैंने वर्किंग करनी है, जो बचा। अच्छा, ये जब आप प्लीज साथ साथ अभी नहीं लिख रहे, कंसंट्रेट करना जरा, मैं थोड़ा सा जरा समझाने के लिए शायद केजीज का भी हिसाब रख रहा हूँ। कितने केजी बनाए? 134,000। कितने बचे? 6,000। और डेफिनेटली फिर कितने कंज्यूम हुए अल्टीमेटली जो जी में कन्वर्ट हुए? तो 128,000 केजीज थे। तो अब अगर मैंने इन 6,000 केजीज की कॉस्ट निकालनी है तो 3,142,300 डिवाइडेड बाय 134 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, प्लीज, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली शायद ये आंसर आएगा 140,700। फिगर आप सॉल्व प्लीज जरूर कीजिएगा, और इनका डिफरेंस फिर इसका मतलब 1,28,000 केजीज को कंज्यूम करने का खर्चा मेरा ख्याल है 3,001,600 बन जाएगा। मेरी वर्किंग क्लियर है प्लीज़? और डेफिनेटली अब ये फिगर, इसका नाम क्या है? इसे हम रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल मीन जी कंज्यूम्ड कह सकते हैं। डेफिनेटली सी एक फिनिश गुड्स ही है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ जी, सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सी, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जी, सॉरी। जी, यहाँ तक मेरी बात में कोई कन्फ्यूजन? अगर नहीं है तो काइंडली आप भी इस तरह ज़रा साथ रख केजीज का भी रिकॉर्ड रख लीजिएगा। अगर नहीं है तो चलें बना लें, फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स अभी कंप्लीट करते हैं। जी, कंप्लीट करके काइंडली मुझे बताना भी है। जी प्लीज़ नोटेड।
जी एनी बट राइटिंग? जी जज़ाकल्ला जी। मैंने कहा आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठ के ज़रा थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए। जी कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज़? चलें बेटा, अब अगर गौर से देखा जाए, फुल कंसंट्रेट ज़रा प्लीज़। यहाँ तक अपनी जो वर्किंग है इसको ज़रा लिंक करें जो ऊपर डायग्राम बनाई थी हमने। हम इन हम इन 1,28,000 केजीज़ की कॉस्ट तक पहुँच गए हैं। अब आगे हमें पहुँचना है 96,000 केजीज़ की कॉस्ट तक। तो यकीनन अगर हम गौर से देखें तो हमने वर्किंग कर ली हुई है आगे। 128,000 केजी से 96,000 केजी तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ? लेबर का खर्चा हुआ, ओवरहेड्स का खर्चा हुआ, लेकिन बीच में एक बाय प्रोडक्ट बनी। उस बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू को हमने लेस कर लिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद बस जो फिगर अभी आई है 3,001,600, इसमें 723,200 ही बस प्लस होना है, और शायद हमारे पास जी के 96,000 केजीज़ की टोटल कॉस्ट आ जानी है। तो ये मेरी बात कुछ समझ आपको आ जाएगी? सोचें ज़रा एक मिनट। अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रही हो तो होता क्या है, उसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? पहले शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ले लेते हैं, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कर लेते हैं। आज शायद बस एक नई चीज़ यही है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में एक बाय प्रोडक्ट बन गई है, और उसकी रिकवरी वैल्यू को हमने लेस करके एक नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बनाई हुई है। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह कल वाला क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जिस तरह प्रोडक्ट बी और सी थी, ए तो सेपरेट पॉइंट पे सेल हो रही थी, बी और सी के एंगल से जब हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो हम फिर शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट जो एलोकेशन टेबल में था उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके कह रहे थे कि बी को बनाने का टोटल खर्चा है शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, प्लस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट, और सी बनाने का कल वाला खर्चा, कल क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 3 कर रहे थे। सिमिलरली शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट अब हमने कैलकुलेट कर ली हुआ है सी से रिलेटेड, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही ऐड होके टोटल फिगर इंशाल्लाह बन जानी है। मेरी बात कुछ क्लियर हो गई है सबको? जी मीन्स से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अब हम अगर स्ट्रेट अवे 723,600 ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी बन जाएगी। लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, या चले मेरा ख्याल है वो लिख देता हूँ मैं, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, वैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम के नीचे हम ये भी कर सकते हैं कि मैं अलहदा पहले डायरेक्ट लेबर लिख दूँ जो आई थी, जो पहले कैलकुलेट हुई थी, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर, जो क्वेश्चन में से फिगर हमने उठाई थी अपनी वर्किंग में, अपनी डायग्राम में लिखी हुई है हमने। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं दोबारा उसे लिख दूँ, 558,500 प्रेजेंट कर दूँ, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लिख दूँ जो सपोज 224,700 है, और उसमें से फिर डेफिनेटली 80,000 दोबारा माइनस करके आपको प्रेजेंट करके दिखा दूँ। तो क्या मैं अलहदा अलहदा दोबारा लिख दूँ या वहीं से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके लिख दूँ, जैसे मुझे हुक्म करेंगे? दोनों तरह से बात ओके है, वर्किंग हुई भी है। एज इट इज़ लिख दूँ देख के 723,800, या उसको दोबारा स्पेसिफाई कर दूँ? जैसे आप हुक्म करें, लिख दूँ डायरेक्ट? जी प्लीज़ को यार, आप लोगों से ओपिनियन ले रहा हूँ, आप लोग साइलेंट ओपिनियन दे रहे हैं। प्लीज़ उस ओपिनियन को ज़रा एक्सप्रेस तो कर दें, एक्सप्लिसिट ओपिनियन दें काइंडली। जी मीन्स चलें, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया मेरा ख्याल आप इंटरेस्टेड है कि लिख दिया जाए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि डेफिनेटली लेबर ओवरहेड्स वगैरह को हमने ऐड करके वो फिगर बनाई है। तो हम नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहाँ से उठा रहे हैं? मैं वर्किंग 1 का बस रेफरेंस दे रहा हूँ, और वहाँ से 723, ये 723,800 ही था, काइंडली ज़रा कंफर्म कीजिएगा फिगर। चलिए मैं ही देख लेता हूँ, 723,200, सॉरी 723,200। जी सॉरी, मैं फिगर ठीक कर लेता हूँ।
और अब इसको ज़रा ऐड अप किया जाए तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी आ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है जी, तकरीबन 3724 बनता है। एक चीज़ अब ये लिख लीजिएगा, जस्ट एक चीज़ ज़रा, अब इसमें एक वर्क इन प्रोसेस हमारे सवाल में नहीं है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो शायद यही टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जी जो है, यही फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी भी कहलाएगी। बात क्लियर हो जाएगी मेरी? जी ये नोट कर लें यहाँ तक। एनी कन्फ्यूजन इन द वर्किंग? जी कंप्लीटेड है, अगर काइंडली लिख लिया तो बताइएगा। जी एनीबडी राइटिंग? प्लीज एनीबडी राइटिंग? ठीक है, जिन्होंने लिख लिया ओके, लेकिन अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली बता दीजिएगा। जी बेटा, अब ये जो 3724,800 है ये कहाँ लिखें? आए फर्स्ट पेज पे। क्या फाइंड आउट कर लिया हमने? अल्हम्दुलिल्लाह। 3724,800 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी। ठीक है प्लीज। देन आ जाएं, पर कॉस्ट ऑफ सेल अभी कैलकुलेट हो रही है। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया जिस जिसका था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब सबकी फाइनल हो गई। अब हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और व्हाट आर द नेम ऑफ फिनिश गुड्स नाउ? ए बी एंड जी। अब सी की बहस शायद जो होनी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है प्लीज। तो आए जरा, क्या क्लोजिंग स्टॉक्स बचे हुए हैं? कंसंट्रेट फुल जरा। ए बी पॉइंट वन देखें। पॉइंट वन को अगर गौर से देखा जाए, प्रोडक्शन हुई 35,000, सेल हुई 285,000, ओपनिंग नहीं था जी ए का। तो आप यहाँ से बैलेंसिंग फिगर ज़रा सॉल्व कर लें एक मिनट। 50,000 शायद बनता है क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में। और सिमिलरली अगर बी देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 295,000 माइनस 212,000, 83,000 शायद केजीज बी के भी बचे हुए हैं। सी एज इट इज़ अब बहस ख़त्म होगी, वो रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया। लेकिन नीचे जी के एंगल से ओपनिंग स्टॉक भी था, और देन 94,000 के जी सेल हुए थे, 96 बने भी थे, तो ये अपने 10,000 के की वर्किंग की हुई थी। तो क्लोजिंग स्टॉक सबको पता है कि तीनों मेन प्रोडक्ट्स का बचा हुआ है। आ जाएं इसकी ज़रा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करने की वर्किंग करते हैं। एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज़? के तीनों क्वांटिटीज, तीनों प्रोडक्ट्स मेन जो हैं ए बी जी, उनका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। हेडिंग लिखें, चलें आके। क्या करना चाह रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए बी एंड जी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग नंबर 4। क्लोजिंग स्टॉक की अब कॉस्ट निकालते हैं।
करूँ शुरू? अच्छा बेटा, फुल कंसिडरेट करना, यहाँ हमने कोशिश करनी है कि हम कुछ बातें ज़रा और भी जो जो रेलिवेंट हैं उन्हें सही तरह अपने जहन में ला सकें। अपने प्रीवियस पेजेस पे जाएं, जब हमने एन के एल, जरूर जाइएगा प्लीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाना सीखी थी हमने कुछ 2-3 दिन पहले। तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को एन के एल के नाम से जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, तो उससे पहले एक सॉल्व करने से पहले हमने एक पेज बनाया था कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, और उसमें 5 वेटेड एवरेज दोनों रिवाइज करने की कोशिश की थी। ट्रेडिंग बिजनेस में से भी बहस की थी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बहस की थी। मिल गया कुछ? ज़रूर देखिएगा। तो इस वक्त क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो रहा है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर लेंगे। डेफिनेटली क्वेश्चन में एक फाइफो लिखा हुआ है, लेकिन मेरे वर्ड्स गौर से सुनने हैं। फाइफो में क्या होता है? वी अज्यूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज़ें बनी पहले वो सेल हुई और स्टॉक देयरफॉर फिर एंड वाली परचेजेस में से बचा, और वेटेड एवरेज में एक रेट आता है और रेट के बेस पे वर्किंग होती है। लेकिन अब मेरी अगली बात बहुत ध्यान से ज़रा कंडी सुनिएगा, ज़रा ए पे फोकस करें। ए का ओपनिंग स्टॉक बेटा नहीं है इस क्वेश्चन में। प्रोडक्शन हुई 335,000, सेल हुई 225,000। एक सेकेंड फाइफो जहन में रखें ज़रा, फाइफो 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 फाइफो। तो यकीनन ये 50,000 केजीज ओपनिंग तो था ही नहीं, प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे। ये बात मेरी समझ आती है? प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे। प्लीज प्लीज 50,000 प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे। इसका मतलब सिंपली हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें पता है एक ही, जी बिल्कुल पता है, हमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखी हुई है 75855 7855750। हमें प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता है, हम डिवाइडेड बाय 335,000 अगर करेंगे पर केजी आ जाएगी कॉस्ट, और 50,000 से मल्टीप्लाई करके हम हम ए के क्लोजिंग स्टॉक की फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। और बी में भी क्या करेंगे? 295,000 केजीज हैं, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, 295,000 केजीज हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें पता है, डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 83,000 करके कॉस्ट निकाल लेंगे। तो ये बात तो मैंने की है ए और बी की, तो ए और बी की ज़रा वर्किंग मुझे कंप्लीट करवा दें, बाद में मैं फिर जी की बात करता हूँ। क्या करूँ? प्लीज़ फिगर्स ढूंढनी है बाप ने। 7855750 is the cost of goods manufactured of A divided by how much quantity has been produced। ये आप एलोकेशन टेबल में भी ढूंढ सकते हैं, 3,35,000। और मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप सब लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक के 50,000 केजीज को सॉल्व किया हुआ है, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 11,172,500। कोई अगर मेरी प्लस माइनस फिगर में कोई मसला है तो ज़रूर बता दीजिएगा। सिमिलरली बी, बी की वर्किंग कैसे हो जाएगी? 6,917,750 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी थी 295,000 और मल्टीप्लाइड बाय 295 माइनस 212 83,000 बन रहा था। तो देयर फॉर मेरा ख्याल है कि आंसर आपका समवेयर 1946350 बन जाएगा। यहाँ तक प्लीज़ लिख के ज़रूर मुझे बताना। जी जज़ाकल्लाह बेटा, ज़रा बस फिगर ज़रा चेक कर लीजिएगा कि मैंने गलत तो नहीं कहीं लिख दी, कैलकुलेशन ज़रा देख लीजिएगा। जी कंप्लीटेड है।
Any confusion? Any confusion, please? अच्छा, ये अब अगली बात मेरी और ध्यान से सुने, इससे पहले कि मैं जी की तरफ जाऊँ, कंसंट्रेट काइंडली फुल दोबारा तरफ। ये जो मैंने वर्किंग की आपके सामने, ये मैंने सॉर्ट ऑफ फाइफो जहन में रख के की। 3,35,000 kgs ए के बने और 2,85,000 सेल हुए। 50 प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे, मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट दी, अकॉर्डिंगली वर्किंग कर दी। एक सेकंड के लिए लेट्स अज्यूम ये हमने ए और बी की वर्किंग करनी होती वेटेड एवरेज से। तो वेटेड एवरेज से अगर वर्किंग करते हैं तो क्या करते हैं, रेट निकाला जाता है। रेट का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्लीज, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स भी हम करते। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन वही अगर मैं एम्फोसाइज एक मिनट कर दूं, अगर हम वो वर्किंग कर भी रहे होते तो देखें ए और बी के एंगल से ज़रा पहले सोच लें। ए का ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक जीरो होता और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एज इट इज प्लस हो रही होती, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी है ही नहीं, ना अमाउंट है ना क्वांटिटी है, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा होता 335,000 और जो भी रेट आता हम उस रेट का क्या करते, हम 50,000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर गौर से चीज़ें देखी जाएं तो अगर ओपनिंग स्टॉक ही ना हो तो शायद ये इशू ही नहीं बनता कि हम फाइफो और वेटेड एवरेज के हवाले से सोचें। शायद दोनों केसेस में एक ही बात हो जाएगी। ये बात कुछ समझ आई है मेरी? इसलिए एग्जामिनर ने भी, अगर हम क्वेश्चन दोबारा गौर से देखें, ए और बी के एंगल से फाइफो वगैरह वर्ड यूज़ किया ही नहीं है। उसने फाइफो वर्ड वहीं यूज़ किया है जहां शायद ज़रूरत थी। और कहाँ ज़रूरत होती है फाइफो या वेटेड एवरेज के बारे में सोचने की, जहां ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल होता है। तो उसने भी फाइफो मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जी टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो इन अदर वर्ड्स, अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रोडक्ट ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो आपको फिर किसी फाइफो वेटेड एवरेज की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप प्रोडक्शन में इसी स्टॉक की क्वांटिटी जो बच रही हुई उससे फिगर सॉल्व कर देंगे। ये जो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला है, ये पेज नंबर 11 के एंड पे कंक्लूजन फॉर्म में भी लिखा हुआ है। आंसर ऑफ फाइफो एंड वेटेड एवरेज विल बी डिफरेंट ओनली व्हेन देयर इज ओपनिंग स्टॉक। अब इसको ज़रा आप दोबारा ज़रा एक दफ़ा देख लें। हमने जब एनकेएल वाला क्वेश्चन किया था, ज़रूर देखें, तो एनकेएल में ओपनिंग स्टॉक था फिनिश गुड्स का, तो उसमें वेटेड एवरेज का आंसर कुछ और था, फाइफो का आंसर कुछ और था। दो डिफरेंट अजम्पशंस हैं, आंसर डिफरेंट आना है। लेकिन आपने अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है देन ही ये सोचना होता है कि फाइफो यूज़ करें या वेटेड एवरेज। ऑब्वियसली जो एग्जामिनर के वही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक ही बहस में नहीं है तो फिर फाइफो वेटेड एवरेज का आंसर सेम ही होता है। तो आपको कुछ स्पेसिफिकली किसी फार्मूले को जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है उसे क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो फाइफो वेटेड एवरेज की टेंशन सिर्फ लेने की कब ज़रूरत पड़ती है, जब आपने जब आपके स्टॉक जब आपकी जो प्रोडक्ट है उसका ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल हो। ठीक है जी, प्लीज़ याद रहेगा प्लीज़। अब डेफिनेटली इस वक्त तो मैंने थोड़ा सा दोनों तरह से बात करके आपके सामने रखी है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस में मुझे याद करवा दिया करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक सेकेंड वर्किंग नंबर 3 में आए। वर्किंग नंबर 3 में भी मैंने रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक को मैयर किया है, लेकिन मैंने आपसे उस वक्त पूछा ही नहीं कि फाइफो या वेटेड एवरेज, क्योंकि सी का वंस अगेन कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। ठीक है प्लीज़। तो हमें ए बी और सी के क्लोजिंग स्टॉक को मैयर करने के लिए किसी फाइफो वेटेड एवरेज के फार्मूले की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी। जो भी आप सोच लें बात एक ही बन जाएगी। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक है किसी प्रोडक्ट का तो फिर आपको
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि फाइफो यूज़ करूँ या वेटेड एवरेज। ठीक है जी, मेरी बात अब क्लियर हो गई है और याद रहेगी। एनी कन्फ्यूजन? देन बेटा उसके बाद जब जी पे आऊँगा मैं अब, तो जी में अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मौजूद है इसलिए फाइफो अप्लाई होना है, इसलिए अब हमें सोचना है कि क्या अप्लाई होना है। एग्जामिनर ने कहा हुआ है फाइफो, तो फाइफो से अब मैं वर्किंग कर तो दूंगा, लेकिन दोबारा इंशाल्लाह जैसे ही वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी आपको वेटेड एवरेज भी ज़रूर याद करवा दूंगा, ताकि एक दफ़ा दोबारा हमें पता चल जाए कि आंसर ऑफ फाइफो एंड वेटेड एवरेज विल बी डिफरेंट इफ़ देर इज़ ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। अब मैंने फाइफो के एंगल से वर्किंग करनी है, और ये मैंने एक दफ़ा आपको एन के एल में फाइफो का फॉर्मेट भी बनवाया था, तो मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि सेम पैटर्न ही चलता जाए, जहाँ किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे चेंज ना ही किया जाए। तो ज़रा ढूंढेंगे और देखेंगे, मैं उसी तरह से फिगर्स लिखूँगा। ओपनिंग स्टॉक, अब जी की बहस कर रहा हूँ सारी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी क्या था? 8000 क्वांटिटी थी और 172,800 इसकी अमाउंट थी। क्वेश्चन में से देख रहा हूँ इस वक्त आपके पास ये सब कुछ लिखा भी हुआ है। देन अगर आप गौर से वहाँ देखें जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, एन के एल फर्स्ट चैप्टर में, तो प्रोड्यूस यूनिट्स 96,000 है। और सब कुछ ढूंढने, ज़रा गौर से इधर उधर ढूंढें। क्या मैं कह सकता हूँ 3724 वर्किंग नंबर 3 ज़रा देखें, 800 इन 96,000 केजीज़ को बनाने का खर्चा। यहाँ मुझे ज़रा यस नो चाहिए ज़रा। एग्रीड हैं आप? ये मेरी फिगर्स से एग्रीड हैं आप? जी आगे सुने गौर से। थैंक यू। उसके बाद अब एनकेएल में अगर देखेंगे तो एनकेएल में उसने हमें क्लोजिंग क्वांटिटी दी हुई थी 5,000, और हमने सोल्ड क्वांटिटी निकाल ली थी, मेरा ख्याल है शायद 7,000। 7,000 में जहन में एग्जैक्ट फिगर शायद नहीं आ रही है। क्लोजिंग क्वांटिटी उसने दी हुई थी। एनकेएल प्लीज, पता है सबको क्या बात बीच में करी जा रहा हूँ? एनकेएल एनकेएल एनकेएल, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 4,000 केजीज, क्लोजिंग दिया हुआ था, सॉरी प्रोडक्शन दी हुई थी 8,000, और 5,000 बचे हुए थे, तो 7,000 सोल्ड क्वांटिटी हमने खुद बनाई थी। जी ठीक है, लेकिन यहाँ बेटा उसने क्या किया है, सोल्ड क्वांटिटी खुद बता दी है, सोल्ड क्वांटिटी 94,000 बताई है, और क्लोजिंग क्वांटिटी आप मुझे बता रहे थे। तो क्लोजिंग क्वांटिटी अब मैं उसी तरीके से लिखना इसलिए चाह रहा हूँ कि ज़रा पैटर्न सेम रह जाए, वरना डेफिनेटली ऊपर नीचे लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो 10,000 क्लोजिंग हमने क्वांटिटी खुद निकाल ली थी, इसका मतलब 94,000 केजीज की सेल थी। अब फाइफो मेथड में ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्वांटिटी जो से सोल्ड है वो कहाँ से सेल हुई है, ताकि हम ये डिसीजन ले सकें कि स्टॉक कहाँ से बचा है। तो 94,000 का बेटा ब्रेकअप होगा, 8,000 केजीज पहले सेल हुए होंगे ओपनिंग वाले, और फिर 84,000 केजीज, सॉरी 94,000 में से 8,000 ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे, और इसका मतलब ये होगा कि 86,000 केजीज आपके प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। 86 प्लस 8 ब्रेकअप, ओके। और इसका मतलब जो 96,000 में से रिमेनिंग 10,000 है वो फिर स्टॉक में बचे होंगे। ओपनिंग सारा सेल हो गया होगा 8,000, टोटल सेल 94 है, तो इसका मतलब है 94 में से भी 96,000 में से 86,000 क्वांटिटी सेल हुई होगी। इसका मतलब स्टॉक फिर 10,000 प्रोडक्शन में से बचा होगा। तो फाइफो की बेस पर मुझे डिसीजन लेना है। स्टॉक अगर प्रोडक्शन में से बचा है तो ओपनिंग लेने की बिल्कुल फार्मूले में ज़रूरत नहीं है। 3724,800 डिवाइडेड बाय 96,000 और स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बात मेरी प्लीज़ समझ पूरी आ गई है? ये मेन मसला है, समझने में कोई इशू प्लीज़? चलें नोट कर लेगा जी। 388 समथिंग मेरा ख्याल आंसर मुझे बताया जा रहा है।
ये बेटा ठीक है, प्लीज़ अगर नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। एनी क्वेश्चन जी प्लीज़। चलें, रिक्वायर्ड तो नहीं है, फाइफो के मुताबिक हमने जी की फिगर फाइंड आउट कर ली है, लेकिन जस्ट टू रिवाइज, लेट्स अज्यूम अगर यहाँ वेटेड एवरेज यूज़ करना होता तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट लेते, कैलकुलेटर पे वर्किंग कर लें जस्ट, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेते डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी लेते, प्लस 96,000 यूनिट्स प्रोड्यूस लेते, जो भी रेट आता उसे 10,000 से मल्टीप्लाई करते क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी से। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि आंसर डेफिनेटली सेम नहीं आएगा। अगर ओपनिंग है तो फाइव और वेटेड एवरेज का आंसर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हमें कौन सा यूज़ करना है जो एग्जामिनर कहेगा। अप्रॉक्सीमेटली शायद ये आंसर अगर काइंडली को सॉल्व करे तो जो रेट आए उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये 374 समथिंग मुझे कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है यही होगा 374। तो मीन्स से जस्ट इस वर्किंग का मकसद जस्ट टू एम्फोसाइज कि फाइफो वेटेड एवरेज का प्रॉब्लम तभी है, फाइफो यूज़ करें या वेटेड एवरेज यूज़ करें, वो तभी है मसला अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि उस वक्त आंसर डिफरेंट आता है, फिर हमें क्वेश्चन देखना पड़ा करेगा। अदरवाइज अगर ओपनिंग स्टॉक ही बहस में नहीं है तो देर इज़ नो नीड ऑफ थिंकिंग अबाउट के फाइफो यूज़ करें या वेटेड एवरेज। आप सिंपली बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर दें, आपका इंशाल्लाह आंसर सही आ जाया करेगा। ठीक है जी, प्लीज़ अब याद रहेगा। आए जो फिगर्स बनाई हैं अब हमने, 3 स्टॉक्स की फिगर्स आ गई क्लोजिंग स्टॉक्स, इनको अपने फर्स्ट पेज पे जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां ज़रा प्लेस करके बात ख़त्म कर दें जी। ए का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हुआ है 1172,500। स्पीड अप हो जाए, कंप्लीट कर लें रिमेनिंग टाइम में। 1946,350 और जी का बना है फाइनली 388,000। ये ज़रा देख लीजिएगा फिगर्स ठीक है मेरी, और डेफिनेटली ये क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए इसे अपन माइनस करके माइनस का साइन लगा रहा हूँ। देन काइंडली कैलकुलेटर पकड़ें। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल पहले सॉल्व होनी है। कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो प्लीज़ अब वर्किंग है, स्पीड अप हो जाए। ए बी एंड जी की पहले कॉस्ट ऑफ सेल, डेफिनेटली अब ए बी में ओपनिंग नहीं है लेकिन जी में ओपनिंग है, तो ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप भी लिखें, मैं भी लिख देता हूँ, फिर फाइनल आंसर्स मेरे साथ मैच कर लीजिएगा। अब वर्किंग कर लें अपनी, मेरी तरफ फिगर्स में अगर मिस्टेक होगी तो बता दीजिएगा। 6683,250, 4971,400 शायद, और लास्ट में ओपनिंग स्टॉक भी है प्लीज़ यहाँ। ये फिगर बनेगी 3509,600 शायद। जी बेटा ज़रा काइंडली फिगर्स मेरी चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, जो दो आपने बताई वो तो ठीक ही लग रही मुझे। इसके अलावा थर्ड भी ज़रा काइंडली देख लें, बस ठीक है। डेफिनेटली अगर आप चेक कर लें, ज़रूरी नहीं कि टाइप करें, वो उसमें डेफिनेटली आपका टाइम लगता है। देन बेटा ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आई है, इसने अब सेल में से माइनस होना है ताकि ग्रॉस प्रॉफिट आए। तो अब इसे ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि सेल में से माइनस हो जाए। सेल में से माइनस क्योंकि इसने होना है इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ इन कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ओके है, अब आए ग्रॉस प्रॉफिट तक। एनी कन्फ्यूजन? जी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ए बी सी, ए बी जी, सॉरी।
जी एक ही ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर चेक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। 2109 2109 000 3589 160 और सही वर्किंग करनी कीजिएगा। जी में शायद लॉस लग रहा है, ग्रॉस लॉस, तो टेंशन ना लें, सेल कम है। 506300 ये नेगेटिव फिगर बन रही है, कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है। ये चेक हो गई फिगर्स मेरी सारी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल प्लीज। तो क्वेश्चन बेटा लेंथी होते हैं कॉस्ट में, तो इन लेंथी क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके ग्रिप में लाना है। तरीका यही होता है कि प्रैक्टिस की जाए, साथ साथ भी वर्किंग की जाए। कभी अगर होमवर्क हो तो होमवर्क भी अटेम्प्ट किए जाएं। आई होप कि आप साथ देंगे, दे रहे हैं। जी ग्रॉस प्रॉफिट तक अगर आ गए हैं तो वाइंड अप कर लेते हैं। एक सेलिंग एडमन एक्सपेंस की शायद फिगर आती है, जिसने शायद अभी एलोकेट भी होना है। जी रेडी है जी, करूँ शुरू? फिगर्स आ गई हैं सारी, यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। जी सेलिंग एडमन के अलावा तो नहीं कुछ रह गया? मुझे लग रहा है कि अदर इनकम एक रहती है यार, पॉइंट नंबर 5 की वजह से। जी हेल्प मी। बाय प्रोडक्ट की एक रिकवरी वैल्यू ने अभी अदर इनकम में आना है, मुझे लग रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, यस नो यस नो, प्लीज प्लीज प्लीज। जी बिल्कुल ठीक है, प्लीज़। मेरे सामने जो दो तीन आंसर्स आए हैं वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, 3 4 5। जी बिल्कुल ठीक है सर। असल में कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर लें और या अदर इनकम में। तो क्योंकि हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस कर चुके हैं, तो ये नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से भी लेस कर लें और अदर इनकम में भी शामिल कर लें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से वो लेस होगी भी है, क्वेश्चन में ट्रीटमेंट बताया हुआ था। देयर फॉर अदर इनकम में अब आने की कोई बहस नहीं रह गई है। सबको प्लीज़ क्लियर है बात मेरी? देन इसका मतलब सिर्फ पॉइंट नंबर 7 रह गया है, और पॉइंट नंबर 7 का मतलब सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 25 लाख, और नेक्स्ट उसका ये भी बताया हुआ है कि मेन प्रोडक्ट्स पे उसने एलोकेट होना सेल वैल्यूज़ की बेस पे। तो आज एक और वर्किंग है, 25 लाख है, और सेल वैल्यूज़ का कैसे पता चलेगा? ये बड़ा, ये फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट लाइन में सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो ये तीनों मेन प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर इन सेल वैल्यूज़ का ज़रा टोटल कर लें तो वो जो 25 लाख है वो भी एलोकेट हो सकता है। तो आ जाए ज़रा एक हेडिंग लिख रहे हैं, सेलिंग एडमन। ये बात समझ आ रही है क्या करना चाह रहा हूँ? पॉइंट नंबर 7 समझ आ गया? इसकी वर्किंग नंबर 5 ज़रा बना लें मैं सर। सेल वैल्यूज़ को बेस बना के वो कहता है कि सेलिंग एडमन एक्सपेंसेस को एलोकेट कर दें। तो आ जाए ज़रा सेल वैल्यूज़ को ढूंढते हैं, सेल वैल्यूज़ क्या है। ठीक है वर्किंग, मतलब ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूँ उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 7। या चले मैं वर्किंग लिख देता हूँ, पॉइंट वर्किंग नंबर हो जाएगी शायद ये 5। चले जो देख लें ज़रा प्लीज़, प्रोडक्ट्स के अब नाम क्या है? ए बी एंड जी। उसी तरह एक वर्किंग कैसे कर लूँ मैं? जी कैलकुलेटर ज़रा पकड़ें, सेल्स का टोटल कर दें ज़रा मुझे, अपनी जो सेल्स आई हुई हैं आपको, आपके पास सेल्स। जी सारी सेल्स का टोटल 2035160 मेरा ख्याल है, मुझे कहा जा रहा है 20356 100। तो सिंपली बेटा कैसे वर्किंग हो सकती है? ए की अपनी सेल कितनी है? ए की अपनी सेल 8792250 सेल वैल्यू।
डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल सेल वैल्यू 20356 110। ये प्लीज सबने सॉल्व कर लिए टोटल सेल, प्लीज प्लीज टोटल सेल वैल्यू निकाली है सबने तीनों का प्लस करके, रह तो नहीं गया, और देन मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? पहले सॉल्व करें, वाइंड अप करें, मेरे सामने कंप्लीट करने, फिर ये ना हो कि यही सब घर घर के लिए दूँ और वही रह जाए। जी बेटा जजाकल्ला, फिगर सॉल्व कर लें। 1079 मैं लिख रहा हूँ, मेरी बैच कर लें। 805 1051 1051 350 एंड फाइनली 368 845। जी काइंडली वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर ये वर्किंग हो गई है तो ये भी बता दें प्लीज़। कोई कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्किंग? जी सब लिख चुके हैं, प्लीज़ एनीबडी राइटिंग? चलिए प्लेस करें, वाइंड अप करें इसे। मैं लिख तो नहीं रहा, वर्किंग नंबर 5। चलें वाइंड अप करें जी प्लीज़, ये फिगर्स आ गई, प्लेस करें, इसका फाइनल नेट प्रॉफिट निकालें। 1079 850 1051 350 एंड 368 845। जी अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ब्रेक हो गए हैं, नेगेटिव फिगर आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होना है। सिर्फ एहतियात यही कीजिएगा, ये जो प्रोडक्ट जी है उसका क्योंकि ऑलरेडी लॉस है, तो लॉस में एक्सपेंस ऐड होके फिर नेट लॉस उसका बन जाएगा। तो नेट प्रॉफिट है और स्लैश करके मैं इसे लॉस भी लिख रहा हूँ जहाँ नेगेटिव फिगर आ रही है। ये ठीक बाद में क्लियर हो जाएगी प्लीज़, ये जी की जो मैंने बात की है। चलें बाकी मेरा ख्याल है फिर अभी नेट प्रॉफिट आप खुद निकालिएगा, लेकिन ये बात समझ आ गई मुझे मेरी, सॉरी। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने हैं, लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही नेगेटिव है तो एक्सपेंस जो उसको फर्दर एलोकेट हो गया उसकी वजह से वो लॉस और बढ़ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे इसे, अब ज़रा टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं वैसे भी चाह रहा हूँ कि कम से कम लास्ट स्टेप तो खुद से किया जाए, बल्कि कल याद फिर करवाइएगा, फाइनल फिगर्स में लिख दूंगा। कर लेंगे कंप्लीट? चलें मैं अभी आज क्वेश्चन अभी होमवर्क नहीं दे पाऊँगा, एक दो दिन ज़रा मेरे साथ और ज़रा प्रैक्टिस करें इसकी, फिर इंशाल्लाह उसके क्वेश्चंस की क्वेश्चन होमवर्क भी स्टार्ट करेंगे। तो आज इस तरह करें, ये जो क्वेश्चन हुआ है लेंथी था, आप लोगों के लिए ज़रा नया है, तो इसको ज़रा प्लीज़ एक दफ़ा सारा रीफ्रेश ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कहाँ कहाँ जो जो वर्किंग्स हुई हैं वो दोबारा इंडिविजुअली देख के समझ आती करेंगे। जी जी प्लीज़, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी बड़ा, अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली एक दो दो दिन मेरे साथ और क्वेश्चंस कर लें पहले, तो फिर मैं आपको और क्वेश्चन साथ साथ बताऊंगा डेली बेसिस पे, फिर एक होमवर्क भी आपने सॉल्व करना है। तो ये जो जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा वही साथ साथ करें। अभी डेफिनेटली हम इनिशियल लर्निंग फेज़ में, तो इमीडिएटली आप क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट नहीं अभी कर सकेंगे।
ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और थ्रू आउट द सेशन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये इसका बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, लंबे सवाल हैं, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, तो जस्ट आंसर देख के बात नहीं बनती है, तो कुछ चीज़ें आपस में डिस्कस करने से चीज़ समझ आती हैं। हाँ, लेकिन डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन अब कर लेंगे हम, उसके बाद इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को को हैंडल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैं अभी जानबूझ के भी होमवर्क नहीं दे रहा, क्योंकि अभी कुछ और 1-2 चीज़ें हैं जो बीच में आएंगी, तो एक दफ़ा बहुत सारा डिस्कस हो जाए इंशाल्लाह कल। तो मेरा ख्याल है कि फिर एक आध सवाल कल से ऑनवर्ड्स होमवर्क स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, प्लीज़ आज खत के डिस्कशन फिर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।